अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। रात गए आला अदालत के अहाते में दो ताकतवर तरीन शख्सियात की बतौर मेहमान आमद हुई। अब तक ये वाज़ेह नहीं कि ये मेहमान मदऊ किए गए थे या फिर बिन बुलाए मेहमान थे। ये अहम और तवील तरीन बैठक 2-2.5 घंटे तक जारी रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चेंबर में हुई, जो आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस के लिए एक बड़ा इम्तिहान भी साबित हो सकती है। आला सतह की मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत करने वाले दीगर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने भी शिरकत की। मुलाकात के दौरान सेक्रेटरी दिफा भी मौजूद बताए गए। अहम मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और इंतखाबात में फोर्सेस के दस्तयाबी के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। हमारी मालूमात के मुताबिक इस मुलाकात में एक फरीक को अपनी सिमत दुरुस्त करने का इशारा भी दिया गया। मुसद्दका इतलात के मुताबिक अहम मुलाकात अचानक नहीं बल्कि पहले से तयशुदा थी, जिसमें एक फरीक का गैर जरूरी तौर पर साथ देने और अदालती बेंच में दरार डालने जैसे दो तरफा तहफ़्फ़ुज़ात और रिजर्वेशंस का खुलकर तबादला हुआ। सुप्रीम कोर्ट आमद पर DG/ISI, DG/MO के साथ उनके स्टाफ के मुख्तलिफ ओहदेदारान भी बताए जा रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें चीफ जस्टिस के चेंबर तक रसाई तो नहीं दी गई, लेकिन इस मुलाकात से कबल वजारत दिफा के लीगल डिपार्टमेंट के अफसरान ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस में भी अहम मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन की जरूरत के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की फराहमी का हुक्म दे रखा है। नाज़रीन, हुक्म की तकमील की डेडलाइन 16 अप्रैल थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत इलेक्शन कमीशन को 16 अप्रैल तक जामे प्लान देने की पाबंद थी। अगरचे हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया जाता रहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी मुख्तलिफ ऑपरेशन की वजह से फोर्सेस दस्तयाब नहीं। रात गए मुलाकातों और अदालती फैसलों पर हुकूमत के पे दर पे वारों से तासुर परसेप्शन ये मिल रहा है कि अदारा जाती जंग फैसला कौन मरहले में दाखिल हो चुकी है। मुमकिना तौर पर यह मुलाकात अदालती सिमत का तयन कर सकती है, मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए यह कड़ा इम्तिहान होगा। हुकूमत खुलकर इस जंग में सब दाव पर लगाने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज वजीर कानून आजम नज़ीर तार ने इंकशाफ किया कि 2 जूनियर जजों के हक में इसलिए वोट दिया कि अस्करी क़यादत हुकूमत से कहा था कि चीफ जस्टिस के नामजद जज कबूल कर लिए जाएं। जूनियर जजेस की तैनाती के पीछे जनरल बाजवा थे। कुरान पाक में हुक्म है तौबा का और माफ़ी का। मेरे ज़ाती मौक़िफ़ के बावजूद मुझे हुकूमती मौक़िफ़ के ताबे वो वोट करना पड़ा। वकील के तौर पे कभी इस बात के हक में नहीं था। मुझे ये वोट नहीं था करना चाहिए। मुझे असूल के साथ खड़े होना चाहिए था। पूरी कौम से मैं माजरत ख्वाह हूँ कि उस वक्त खड़े होने का वक्त था। बिल्कुल हुकूमत को भी खड़ा होना चाहिए था और मुझे उससे ज़्यादा खड़े होने चाहिए। आर्मी चीफ से सालिसी की अपील, लंदन में मुलाजमत में तोसी देने पर हल्फ, जनरल बाजवा के हुक्म पर सर खम तस्लीम। नून लीग के ये वो एतराफात हैं कि जिन्हें हर दौर में सियासत के लिए बतौर दलील इस्तेमाल किया गया है। दिलचस्प बात यह है नाजरीन कि वजीर कानून ने अपने बयान में जजेस और फौज के साबिक सरबराह की गुस्ताखी पर माफ़ी मांगी, मगर अगले ही रोज़ यानी कि आज जावेद लतीफ़ ने इस बयान का हवाला देते हुए जजेस के नाम सामने लाने का मुतालबा किया। वजीर कानून साहब ने एतराफ किया कि हमें मजबूर किया गया। साबिक जो अदारे के सरबराह थे उनके कहने पे 2 जजेस को हमने वोट किया, जूनियर जजेस को, और वो आज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। मैं गुजारिश करूंगा अब किसी पर्दादारी की तो जरूरत नहीं है, उनके नाम बता देने चाहिए। नून लीग के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ ने आइन तोड़ने वालों को कवर देने वाले जज साहिबान पर भी आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा किया। आज अगर आर्टिकल 6 आइन तोड़ने वाले जर्नैलों पे लगना चाहिए, जो हमने एक दफा लगाया और उसके असरात अभी तक भुगत रहे हैं, मगर क्या उसको कवर देने वाले जो जज साहिबान हैं उन पे आर्टिकल 6 नहीं लग सकता? क्या वो आइन तोड़ने वालों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते? जावेद लतीफ साहब ने धमकी भी दी कि अगर 2023 के इंतखाबात नवाज शरीफ के बगैर हुए तो एक खूनी लकीर खींच दी जाएगी कि जो दोबारा से नहीं मिट सकती। 2023 के इलेक्शन अगर नवाज शरीफ के बगैर हुए तो पाकिस्तान के अंदर एक खूनी लकीर ऐसी खींच दी जाएगी जो दोबारा मिटाने से भी नहीं मिट सकेगी। हुकूमत की तवातर से अदालत पर तंकीद, रवायत से हटकर बड़ों की सुप्रीम कोर्ट के अहाते में एंट्री, गोया अदालत को इंतखाबात के हवाले से हर तरफ से ना है।
दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी के हवाले से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है कि इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं मिल सके। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रकम मुंतकली नहीं की गई, लिहाजा बर वक्त फंड्स सिक्योरिटी की अदम फराहमी के बायस पंजाब में इंतखाबात मुमकिन नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में इंतखाबात एक ही वक्त में करवाने को मौजू करार देते हुए मौकफ अपनाया है कि इलेक्शन कमीशन यकीन रखता है कि अगर इस रास्ते को ना अपनाया गया तो मुल्क में एनार्की फैलेगी। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई तफसीली रिपोर्ट में कहा गया है कि बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए रकम की अदायगी की आज आखिरी तारीख थी। बर वक्त छपाई ना हुई तो जिम्मेदार नहीं। तस्वीरों वाली इंतखाबी फेहरिस्तों की छपाई पहले ही ताखीर का शिकार है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सिर्फ इंतखाबात का इनेकाद नहीं बल्कि साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 8 अक्टूबर को इंतखाबात का इनेकाद जमीनी हकायक की रोशनी में किया और अगर 8 अक्टूबर से पहले इंतखाबात हुए तो मुल्क में एनार्की और अफरात तफरी फैलने का खदशा है। और इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि हम ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। पाक फौज, एफसी, रेंजर्स के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखा कि जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अलावा वजारत दिफा ने भी फोर्सेस की दस्तयाबी से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। वजारत दिफा की रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्म्ड फोर्सेस इंतखाबात के लिए दस्तयाब नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में रकम की मुंतकली ना होने की वजूहात शामिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक केस में स्टेट बैंक को पीर तक 21 अरब रुपए बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को जारी करने का हुक्म दिया था। गुज़िश्ता रोज कौमी असेंबली ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को फंड्स का इजरा मुस्तरद कर दिया, जबकि कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल ने कमेटी को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए एलोकेट करने का हुक्म दिया। हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रकम मुख्तस की, लेकिन इजरा का इख्तियार स्टेट बैंक के पास नहीं है। फंड्स मुख्तस करने से पैसे अकाउंट में ही मौजूद रहेंगे। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। ऑपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास किसी भी इत्तफाक राय के बगैर ही खत्म हो चुका है। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी मुज़ाकरात के लिए बार बार इसरार करते रहे, मगर जमीयत उलमाए इस्लाम फे और जैन बुगटी ने इमरान खान से मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। JUI फे ने इजलास में मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान कोई सियासी कुव्वत नहीं, डायलॉग की मुखालिफत करते हैं, मगर MQM बलोचिस्तान नेशनल पार्टी खालिद मकसीद चौधरी साले की तमाम तर्स बिल और इनके साथ मोहसिन दावड़ साहब ने भी मुज़ाकरात की तायद की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों से बार बार ये इसरार करती रही कि सियासत में बातचीत के दरवाजे बंद कर लेना ना सिर्फ हमारे असूलों के बरखिलाफ है बल्कि ये गैर जमहूरी और गैर सियासी अमल है। वक्त की ज़रूरत है कि डायलॉग का रास्ता इख्तियार करके मुल्क को बहरान से निकाला जाए। हुकूमती इत्तेहादियों की अक्सरियत मुज़ाकरात की जमहूरी अप्रोच की हामी होने के बावजूद मगर मौलाना फजल रहमान और जैन बुगटी मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावट बन गए। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाला ये इजलास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत इस्लाम की तरफ से हुकूमत पर मुज़ाकरात के लिए दबाव बढ़ाने के नतीजे में बुलाया गया। मुल्क में एक ही दिन इंतखाब कराने के मामले को लेकर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान से मुलाकात के बाद आसिफ अली जरदारी भी सरगर्म हुए। आसिफ अली जरदारी ने ऐवान में दस्तूर कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की थी। I believe, Pakistan People's Party believes, we cannot go in for a chaos situation. We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी और इस मुज़ाकराती टीम ने BNP, ANP, MQM और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से मुलाकातें की। BNP और काफ लीग से भी राब्ता किया गया और इससे पहले अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और मियां शहबाज शरीफ से लाहौर में अलग अलग मुलाकातें की।
साबिक वजीर आजम ने इस मुलाकात के बाद 3 रुकनी कमेटी बनाकर इसे मुज़ाकरात का इख्तियार सौंप दिया। जमात इस्लामी ने भी आज ही ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना डाली है। कमेटी की इन कोशिशों में मगर कल जब पार्लियामेंट ने 21 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मुस्तरद की तो फवाद चौधरी ने हुकूमती इत्तेहाद से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमत सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकती, इससे क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। ऑपोजिशन से मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUIP का मौक़िफ़ करीब है। मौलाना फजल रहमान शुरू दिन से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के कुल्ली तौर पर इनकारी रहे हैं। मैं इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी अंसर समझता हूँ। ऐसे लोगों के साथ बात करने में किसी किस्म के मुल्क का मफाद नहीं देख रहे। लिहाजा ये बात दिल से निकाल ली जाए कि हम इस तरह के शख्स को कहेंगे कि साहब आप बता दीजिए हम कब इंतखाब करें। आप एक इमरान खान के लिए कुर्बान कर दें। कोई अक्ल है किसी के पास? फजल रहमान ऐसी विजन से मरूफ होने वाला नहीं है जी। और यही रवैया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी रहा है। वो जैसे डूबते को तिनके का सहारा है ना, इनकी जमात को मुज़ाकरात का सहारा है। ना कोई मुज़ाकरात होंगे ना होने चाहिए। ये सियासी दहशतगर्द है, इसकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। अगरचे माजी करीब तक आसिफ अली जरदारी भी इमरान खान को बात करने के काबिल ही नहीं समझते थे, मगर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहां अपना रवैया बदला है, वहीं इमरान खान ने भी 2 हफ्ते पहले बातचीत का दरवाजा खुला रखने पर आमादगी जाहिर की है। सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं। आगे पाकिस्तान के हालात है, मैं फिर से कह रहा हूं कि सारी कौम को मिलकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। मुज़ाकरात के लिए तैयार इमरान खान ने मगर सिराजुल हक से मुलाकात में बजाते खुद मुज़ाकरात का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। यूं मुस्लिम लीग नून, JUIP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताहाल मिल बैठने को मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। बदएतमादी के बादल इतने गहरे हो चुके हैं कि इनमें से कोई भी जमात दूसरे पर भरोसा करने को तैयार नहीं। सियासी डायलॉग की इस फिजा में क्या किसी बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद की जा सकती है? हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर हाई एजुकेशन राना तनवीर साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहल तो बता दीजिए, इमरान खान की कोई सियासी कुव्वत नहीं, इस जोन में रहना आपको लगता है कि सियासी अक्लमंदी है? नहीं, देखिए जो आपने बातें की हैं मैं समझता हूँ कि डायलॉग एक जमहूरी प्रोसेस का एक हिस्सा है, जमहूरी अमल का वो हिस्सा है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्पेशली बिल्कुल डायलॉग होते हैं। लेकिन हम डायलॉग से भी हमने कभी भी इनकार नहीं किया। हम खुद डायलॉग करते रहते हैं पास्ट में जितना भी हिस्ट्री है। लेकिन एक ऐसी सियासी शख्सियत से जो जिसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है, जिसको पता ही नहीं उसने क्या बात करनी है, कब उसने मुकरना है, क्या उसने कहना है, और जो बंदे उसके आने हैं क्या उनको मैंडेट है, जो मैंडेट है तो फिर वहाँ पे जाके वीटो होता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, ये हमारा तजर्बा है, वो 4 साल की जो उसने हुकूमत की है। तो सियासी कुव्वत से आपको बजाते खुद इनकार नहीं है, उनकी साख और क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान जरूर है। सियासी कुव्वत तो एक पार्टी का सरबराह है, बड़ी पार्टी है, वो जिस तरह भी बन गई वो आपको पता है। लेकिन इस वक्त जो क्योस क्रिएट किया हुआ है, मौलाना साहब इनकारी है ना कि वो सियासी कुव्वत ही नहीं है, ना ही उनको मानते हैं। तो मौलाना साहब तो शायद अपनी नफरत में इतने आगे चले गए हैं कि वो जमीनी हकायक को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। नहीं, वो जो सियासी एक वो कहते हैं सियासी आंसर हम नहीं मानते, वो उसका करैक्टर, पॉलिटिकल करैक्टर या उसका कंडक्ट है जो किसी तरीके से भी एक लीडर का या पॉलिटिशियन का हो नहीं सकता। जो उसने किया है 4 साल की अपनी हुकूमत में या उससे हुकूमत में आने से पहले जो उसका रवैया रहा है, जो उसकी सोच रही है। बताइए राना तनवीर साहब, ये कहा फवाद चौधरी साहब ने कि आपकी हुकूमत तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती, और इसके साथ साथ जमात इस्लामी के इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या रवाबित और लिंक्स रहे हैं तारीख़ी एतबार से, वो भी हम सबके सामने है। और जमात इस्लामी का ऐन इस वक्त एक अहम तरीन कलीदी किरदार अदा करना और मुतहर्रिक हो जाना, सवाल उठते हैं कि किसकी एमा पर ये किया जा रहा है, किसके कहने पर ये किया जा रहा है। कल तक तो वो तहरीक इंसाफ और आपकी हुकूमत दोनों से ही सिराजुल हक साहब खुल के नाला थे और आज एक बड़ा अहम किरदार अदा करने को तैयार हैं। ये मुमकिन है कि इदारों की जानिब से ही जमात इस्लामी को ये टास्क सौंपा हो, क्योंकि खुलकर ना आप ना इमरान खान साहब सियासी नुकसान सर ले सकते हैं मिल बैठ के एक ही मेज़ पे एट दिस पॉइंट इन टाइम?
नहीं देखें, जो जमात इस्लामी इस वक्त काम कर रही है या एक वो मीडिएशन कर रही है या गई है एक दो जगह पे, उसको महर आप समझने की कोशिश करें। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का अगर देख के मुल्की हालात तो उसने ये सोचा कि मैं बात करूं, तो उसके अगर कंटूर्स अभी भी देखें, एक तो जो सिराजुल हक साहब हैं वो कहते हैं ये हमारा भी ये फैसला है कि इलेक्शन एक वक्त में होने चाहिए, ये लहदा नहीं होने चाहिए। क्या हुकूमती मौक़िफ़ से बड़े करीब हैं सिराजुल हक साहब इस हवाले से? करीब नहीं है, हुकूमती मौक़िफ़ के साथ है। दूसरी रही बात, उन्होंने वो मिले हैं और उन्होंने जो हमने कमेटी बनाई है वो जमात JI के साथ डायलॉग के लिए बनाई है, ना कि किसी और काम के लिए बनाई। पहले उनके साथ डायलॉग करें कि आप चाहते क्या, किस तरह आगे जाया जाए। वो जब इमरान खान को मिले हैं तो वहां से शायद उनको मायूसी हुई है, क्योंकि उसके बाद उनका तमस्खर उड़ाया गया है। वही शख्स ने बयान दिया जिसकी अभी बात उसने की। तो मैं समझता हूँ ये जो शख्स की बात आप कर रहे हैं PTI के बंदे की, कि वो ये कहता है, वो तो आजकल TV पे रहता है, तो उसको भी मेरा हाल है वो जो रिमार्क्स देता है लोगों के मतलब, कुछ उन्हें कैबिनेट मेंबर्स के मतलब रिमार्क्स दिए। अगर हमने इनका आगा पीछा बताया कि कौन टाउट था जजों का, कौन जिसके पास घर 5 मरले का भी नहीं था लाहौर में, किस तरह डिफेंस में घर आ गए, ये छोड़ें, ये कौन है, किधर से है, किस तरह करप्शन की है, ये ना बात करें। वो टाउट, ये उनकी कैबिनेट क्या थी, कुछ टाउट थे, कुछ करप्ट लोग थे, कोई लुटे थे, ये करैक्टरलेस लोग हैं। ये एक मजमुआ करैक्टरलेस लोगों का है जो PTI की कैबिनेट थी या उनके फॉलोवर हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई सियासी तौर पर बयान बताइए, इन कैरेक्टरलेस लोगों से जान भी नहीं छुड़ाई जा सकती? जिस तरह मैंने कहा जमीनी हकायक हैं, चले बदकिस्मती सही सर, ठीक है, अब वो मत्थे लग गई है ना सर, अब डील तो करना एक सियासी हकीकत है। तो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब का क्या मौकफ है? आप उनके बड़े करीबी साथी हैं सर। पीपल्स पार्टी ने भी रवैया बदला है, तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब ने भी 2 कदम पीछे लिए हैं और आमादगी जाहिर की। मियां साहब क्या कहते हैं, बातचीत की जाए, बैठा जाए? नहीं, मैं बात बताऊँ, पहले तो आपने जो बात की है ये बिल्कुल इस एलिमेंट के साथ कुछ करना है, क्योंकि वो अब सियासी तौर पे एक पोजीशन है, उससे इनकार नहीं हूँ। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि उनको अपनी जो गुफ्तगू है या अपनी एक अप्रोच है या अपनी एक फ्रस्ट्रेशन है या वो एक करैक्टर बिल्ड हो गया, पॉलिटिकल करैक्टर इनका PTI वालों का, उनको चाहिए कि अपने दायरा कार के अंदर रहें, क्योंकि हर कोई हर किसी को जानता है कि हुज़ हू। वो बात जो मैं वो बाकी आपकी बात ठीक है कि एक है, वो लोग हैं उनके साथ ज़रूर सियासी में मानते हैं, वो सियासी एक फील्ड में हैं, उनकी एक पोजीशन सियासी है। लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान के, इन जैसे लोग सियासत में अहम बने हुए हैं और आज एक बड़ी पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पे भी। चले ना, अब मैंने वही कहा सर, बदकिस्मती तो है ना राना साहब। मियां साहब का क्या मौकफ है? हाँ, मियां साहब पॉलिटिकल लीडर ही नहीं है, वो एक स्टेट्समैन है, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनका एक मकाम है दुनिया में, लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं। सऊदी अरब गए हैं, देखे किस तरह चीज़ें हुई हैं। और यही शख्स जो इमरान खान का है, उसका जो दुनिया में सऊदी अरब के साथ उसने क्या किया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर। अब मेरा मतलब है कि कौन ज्यादा, मैं कहता हूँ कि उनकी सोच, मियां साहब की सोच हमेशा मुस्बत रही है, लेकिन सवाल इमरान खान की कंडक्ट का है। अगर उसका कंडक्ट पता चले कि वो कोई उस जो पॉलिटिकल एक पैरामीटर्स होते हैं जो एक लीडर के या एक सियासी तरीक़ेकार के, अगर उसमें रह के वो काम करने को करे, तो मियां साहब तो बिल्कुल हमेशा आगे बढ़ के जनरल बाजवा ने शिकवा किया एक सीनियर सहाफ़ी से कि नवाज शरीफ ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है, मुझे धोखा दिया और अब फ़ोन भी नहीं सुनते। नहीं, मैं बाजवा साहब के मुतल्लिक़ कुछ नहीं कहना चाहता। अब किसने किसकी पीठ पे छुरा घोंपा है, ये बड़ी लंबी दास्तान है। क्या 2014 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ, उसके बाद क्या होता रहा, फिर किस किस तरह, ये सारी ये हिस्ट्री है। अब मेरा हाल है कम से कम 70% तो हिस्ट्री जो है ना वो उसका चैप्टर सबके सामने है। 30% जो 2017-18 में मैं अस्यूम कर रही हूँ कि आपका मतलब है कि बाजवा साहब ने छुरा घोंपा, क्योंकि गुजरावाला की तकरीर में तो पूरा चार्जशीट किया नवाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब का नाम ले लेकर, तो बाद फिर उनके तमाम तर गुनाह माफ़ कर दिए और उनको बरीउल ज़िम्मा कर दिया। जब आप लोग की उन्होंने ये कहा कि हमें अफसोस है, हमसे गलती हुई है कि हमने वो ऐसे बंदे को सपोर्ट किया जो
किसी तरीके से पाकिस्तान की और पाकिस्तान के सिस्टम के लिए सही नहीं था। ये तो अगर माफी उन्होंने मांगी, एतराफ किया था बाजवा साहब ने? नहीं, ये ओपनली बात करते हैं कि वो हमसे गलती हुई है, ये ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बाकी रही बात कि उन्होंने उससे सपोर्ट वापस ले लिया अपनी। वो खुद इमरान खान कहता है कि लेजिस्लेशन वो कराते थे, अजलास में मेंबर्स वो भेजते थे, हर चीज़ जब भी पैसे वो ला के देते थे, हमारी गवर्नमेंट वो चलाते थे। तो ये चीज़ें क्यों आप बार बार उससे मैं राना साहब सिर्फ आप राना साहब आज तो मगर फिर भी हमें देख रहे हैं कि एलिजिडली बाजवा साहब को लग रहा है कि पीठ में छुरा घोंपा गया मियां साहब की जानिब से, काम नकवाल के अपनी हुकूमत बीच में रखकर उनको ना एक्सटेंशन मिली और जाते जाते फिर उनकी साथ आजकल हो क्या रहा है वो भी आपके सामने है। तो इसको आप मास्टर स्ट्रोक कह लें, स्ट्रैटेजी कह लें अपनी, बट उनके साथ तो बुरा ही हुआ है या आपको लग रहा है अपने साथ खुद बुरा किया है जनरल साहब ने? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। हमने जब देखे हालात इतने बुरे हैं और उनकी सपोर्ट वापस हो गई है, तो क्योंकि हमारे साथ ये लोग इन टच थे, इनके कुछ लोग जो 20, 25, 30 वो लोग थे और कुछ इत्यादी अभी इत्यादी बयान देते हैं ना, जो हमारे इत्यादी हैं इनके भी इत्यादी थे। तो जब उनकी सपोर्ट वापस ले हो गई तो हमने बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान डूब रहा था उसकी पॉलिसीज की वजह से, उसकी गवर्नेंस की वजह से। सर ये तो सारी वो बातें हैं ना जो ऑन द रिकॉर्ड आपको करनी होती है, हकीकत तो अब बच्चा बच्चा जानता है इस मुल्क में। तो ये इन बातों के ऊपर तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम कि सर देखे ना वो वोट हमें आके मिल गए, सारा ऑर्गेनिकली हो गया, कमाल जो है पूरा सिस्टम इन ऑर्डर फैल गया, सबको एकदम ये नाजिल हो गया, सबको खुद इल्हाम हो गया कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन सेवियर है कौन। नहीं, मैं ऐसे नहीं करते। आप देखें, आपके ज़हनों में ये पक्की चीज़ हो गई है कि शायद फौज दखल देती है। जब से हमारी गवर्नमेंट आई नहीं देती, आप मुझे बता दें, नहीं दे रही, नहीं देती। मेरे बात सुन, नहीं पहले की बात नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूं। आज दे रही है या नहीं दे रही? आपकी हुकूमत है, आप ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल ये पॉलिटिकल है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मेंबर उठ के अल्फन कसमन कह दे कि किसी ने फोन किया है, किसी फौजी ने उनको इजलास में जाने के लिए कहा है। अच्छा सर, ये डिफेंस सेक्रेटरी, डीजी आईएसआई और डीजीएमओ चीफ जस्टिस से क्यों जाके मिले हैं? उन्होंने बुलाया था हमें, इन कैमरा सिक्योरिटी की पोजीशन बताएं, हमें तो पता ही नहीं है। मैं आपको रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, ये उनका ऑर्डर है कि ये हमें आके ब्रीफ करें। जब उन्होंने कहा कि जी उनकी रिपोर्ट भी पढ़ लें, जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको हम अलहदा बुलाएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है, क्यों नहीं आप भूल जाते? उन्होंने अपनी अदालत में, इस बेंच ने कहा कि हम उनको बुलाएंगे और उनसे उस वक्त रिपोर्ट भी देखेंगे और उनसे ब्रीफिंग भी लेंगे। और आज वो उस प्रोग्राम के तहत उनके बुलाने पे गए हैं और उन्होंने अपनी सिचुएशन बताई होगी, हमें तो ये भी नहीं पता। ये सुनते हैं कि उन्होंने बताया कि जी हमारे जो मामलात है इस किस्म के, हम इतने लोग स्पेयर नहीं कर सकते इस वक्त जो हालात है। तो बाकी बात के हमने भेजा उनको, खुदा के लिए मेहर अल्लाह के वास्ते ना करे, हमें उन्होंने बुलाया है एज ए बेंच कि हमें आके बताएं कि क्यों नहीं दे रहे, क्या पोजीशन है, क्या उन्होंने बता दिया जो सिचुएशन है। इसको आप क्यों दूसरी तरह चले जाते हैं? सर मेरे पास तो खबर कोई और है, 2-2.5 घंटे की तवील मुशावरत और बैठक हुई है जिसके अंदर बहुत खुल के अतराफ से गिले शिकवे सामने रखे गए हैं। जी जी, ये कंफर्म नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि उनके बुलाने पे गए हैं, चीफ जस्टिस के बुलाने पे सेक्रेटरी डिफेंस, डीजीएमओ, डीजी आईएसआई आज चीफ जस्टिस से जाके मिले हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि हम बाद में जब ये फाइनेंस का मसला, फंड्स का हो जाएगा, तो हम आज की तारीख याद उन्होंने दी हुई थी, हम बुलाएंगे उनको और वहां से हम उनको इन कैमरा पूछेंगे। सर ये मेरे पास दरख्वास्त पड़ी है जिधर वजारत दिफा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें अदालत से 4 अप्रैल के पंजाब इलेक्शन केस के फैसले को वापस लेने की इस्तदा की गई है। अब दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कौमी, सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने पर मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराए जाएं। नहीं देखें, ये जो दरख्वास्त उनकी या रिपोर्ट है या उनकी रिक्वेस्ट है, ये वो है कि हम इस वक्त नहीं सिक्योरिटी दे सकते, लिहाजा इनको आगे लेके जाएं। ये उनकी एक अपना सिलसिला है कि हमारे पास नहीं है सर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जो हमें रिपोर्ट मिली है कि 8 अक्टूबर से पहले अगर इलेक्शन हुए तो मुल्क में एनआरकी फैलने का खदशा है। आपको लगता है वाकई मुल्क में एनआरकी का खदशा है? एनआरकी तो इस वक्त फैलाई हुई है इस शख्स ने। इस शख्स को मुझे बताएं, ये आप नहीं उसको कहते कि भाई ओ अल्लाह के बंदे, तुमने अपने एमएनएस को क्यों हिस्सा लेते? वहाँ पे जो पॉलिसीज थी, जो इस वक्त हालात थे, तनकीद करते
उन्होंने फिर तो अपनी पंजाब और केपी की गवर्नमेंट क्यों तोड़ी, फिर क्यों पछतावा अब है? आप लोग तो तब ललकार रहे थे ना, अब ये ना पूछे क्यों तोड़ी। आप तो कह रहे थे तोड़ो हम इलेक्शन करा देंगे, आपसे बार बार तब भी हम पूछ रहे थे कि ये तोड़ देंगे आप इलेक्शन करा देंगे या कोई और ढाल तो नहीं या कोई और एक्सक्यूज तो नहीं ढूंढेंगे। आपने कहा नहीं, सबने कहा नहीं, और आज सारी एक्सक्यूजेस अंडर द स्काई को अवेल किया जा रहा है। नहीं, सिर्फ आप हमारी ये देखते हैं, हम तो चाहते थे कि ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है पंजाब में और केपी में, दीवार के साथ हमें लगाते हैं तो जी घर जाए, वो घर चला गया, वो उसका ये ख्याल था मैं करूंगा तो सारे इलेक्शन हो जाएंगे, नेशनल असेंबली सारे पाकिस्तान में हो जाएंगे। अभी उसने इधर से क्यों फिर अब चला गया कि मुझे मेरे मुझे राना तनवीर साहब बड़ा जरूरी सवाल है ये, और क्योंकि आपकी सियासी बसीरत जो है वो बेहतर इसका जवाब दे सकती है। अब ये खुली जंग है सुप्रीम कोर्ट के साथ सर, आज भी तीसरी दफा हुक्म अदूली हमने देख ली है, जो तमाम तर स्टेट बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है, इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि ये तो खाना जंगी अनारकी का खदशा है, अगर 8 अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो गए और इसकी जिम्मेदारी हम लेने को तैयार नहीं है, उठाने को तैयार नहीं है। 7 स्टेट बैंक ने भी रिपोर्ट दे दी अपनी। तो सर ये खुली जंग है, इस खुली जंग के नतीजे में या तो एक वजीर आजम ना अहल हो सकता है, या तो फिर हम देख रहे हैं कि मजीद दबाव सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे पड़ सकता है, उनके इख्तियारात कम हो सकते हैं, या मजीद और प्रेशर पड़ सकता है। वेयर आई डोंट वांट टू गो, अगर शहबाज शरीफ साहब ना अहल हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, क्या ये रिस्क लेने को तैयार है आपकी हुकूमत इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स? नहीं, देखें, आप कुछ चीज़ों को थोड़ा गुड़मुड़ कर जाते हैं। 2-3 चीज़ें आपने कही हैं। पहले तो शहबाज साहब के नाअहल होने की बात है। शहबाज साहब ने कौन सा ऐसा काम किया है, मुझे बताएं कि इन्होंने जो जजमेंट में लिखा अपने ऑर्डर में कि फेडरल गवर्नमेंट इस पैसे का बंदोबस्त करे, और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट का जो ये उन्होंने ऑर्डर किया था फेडरल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट मीन्स कैबिनेट, नॉट प्राइम मिनिस्टर। राणा साहब, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रही, अगेन ये नहीं, मैं आपको लीगल मैं तो आपसे सिंपल मैं पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूं। नहीं, मैं फिर आप को सवाल ना करें। आपने ये कहा है, उनका रोल क्या है? वो कैबिनेट के पास है, फेडरल गवर्नमेंट को था, फेडरल गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने कह दिया कि हमारा ये इख्तियार नहीं है पैसे देना, ये पार्लियामेंट के पास चले जाएं। पार्लियामेंट के पास चले गए हम, पार्लियामेंट ने एक पाई भी उनकी इजाजत के बगैर नहीं खर्च हो सकती कंसोलिडेटेड फंड्स। यार खुदा के लिए सुप्रीम कोर्ट इस नेशनल असेंबली की रेजोल्यूशन को स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है, और उसके बाद वजारत खजाना को पैसे रिलीज करने होंगे। रेजोल्यूशन नहीं है, वो स्ट्राइक डाउन करके दिखाए कि जो हमने कहा है कि मनी बिल पे पार्लियामेंट ने कहा कि हम नहीं इसकी सप्लीमेंट्री ग्रांट अप्रूव करते 21 अरब की, हम कर ले। मोहतरम राना तनवीर साहब, आप इतने पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, मेरे सिर्फ एक सियासी सवाल पूछा है, वरना आप और मैं दोनों जानते हैं कि सप्लीमेंट्री ग्रांट ये पूरा हो सकता था। सप्लीमेंट्री बजट अभी जून में आप लोग अप्रूव करा देंगे, जब 2023 और 24 का आपने बजट निकाला है। जरूरी नहीं है, जिस वक्त मर्जी हम कह सकते हैं। कल को अगर वो असेंबली अप्रूव नहीं करती जून में, तो कौन देगा पैसे? हमने पहले सोचा कि उनसे पूछ लें राना साहब, बहुत आप इतने अच्छे हैं और नेक हैं कि पहले सोचा कि पूछ लें, वरना तो रोज कैबिनेट अप्रूव करके खर्चे करती है और बाद में अप्रूव करा देती है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, इसलिए बार बार कह रही हूं। राना साहब, मुझे बताइए, क्या सियासी तौर पे आप लोग शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी देने को तैयार है इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स? शहबाज साहब का कोई रोल ही नहीं है। पहले देखे, जो फैसले अब तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, वो आर्टिकल 4 लिखा है कि कोई ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो आइन और कानून के खिलाफ हो, वो फैसला नहीं माना जा सकता। उन्होंने ऐसे फैसले किए हैं जो आइन और कानून से हटके किए हैं, जो उनकी आइनी और कानूनी अख्तियार ही नहीं है कि वो ये जजमेंट दें। तो वो किस तरह, मैं समझता हूँ उनके तो फैसले ही ऐसे हैं कि जिनको आप बंदा देख के हैरान रह जाता है। उन्होंने खुद वायलेशन की है। ठीक है, आप खुद वायलेशन किया, मेरी बात सुन, खुद उन्होंने 90 डेज वाली खुद वायलेशन कर दी है। राना साहब, बिल्कुल आपकी बात में शायद वायलेशन कर दिया, उस पर नहीं आ पाते कि क्यों उसने वायलेशन की है उस आर्टिकल की। उसने 90 डेज से आगे ले गए हैं खुद ही। राना साहब, मैं तो आपसे सिर्फ सियासी सवाल पूछ रही हूँ, ना मैं वकील, ना आप वकील, ना मेरी अदालत इधर, ना इधर आप इस्तगासा। मैं तो सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। आपको मैं बताऊं, आप वकील हूँ, ठीक है। मेरा लेकिन मैंने राना साहब, मैं तो सियासी चीजें समझने की कोशिश करी ना, वरना तो नवाज शरीफ साहब कहते थे ना, ये इंसानों की बस्ती है, हैवानों की बस्ती नहीं है, फैसले पे अमल होगा। जिधर फैसलों पे अमल नहीं होता, बकौल नवाज शरीफ, वो हैवानों की बस्ती होती थी। नहीं, अगर फैसले ऐसे किए जाएं तो उस पे क्या अमल होना है यार, मुझे बताएं। यही बात अगर पीपल्स पार्टी करती और गिलानी साहब को घर ना भेजती तो फिर
नहीं, वो भी मैं समझता ज्यादती है, कामा पे भेजना भी ज्यादती है। किसी वक्त तो इनको बताया ना कि पकड़ के मुल्तान पहुंचाया था ना नवाज शरीफ साहब ने गिलानी साहब को, नहीं पकड़ के हैवानों की बस्ती नहीं है। मियां साहब को भी निकाला गल था, लेकिन किसी वक्त तो उनको बताना है ना हमने कि आप बादशाह नहीं है, आप आईन और कानून के दायरे में रह के आपने काम करने, वो काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। किसी वक्त तो बताना है, और ये वो वक्त है। बकौल पीडीएम की हुकूमत। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। दुनिया की लीडिंग कंपनी एप्पल ने हिंदुस्तान में अपने स्टोर का इफ्तिताह किया है। गुज़िश्ता हफ्ते ही मर्सिडीज बेंज ने हिंदुस्तान में अपनी पहली कार मैन्युफैक्चर की है। तमाम बड़ी टेक कंपनियों के सीईओज हिंदुस्तानी निजात हैं कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया भर की हाई टेक कंपनियों की अहम मार्केट बनता जा रहा है। भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। गुज़िश्ता साल एप्पल ने 9.3 अरब डॉलर मालियत के फोन तैयार किए, जबकि रवा साल 5 अरब डॉलर के फोन तैयार किए, कि जो कि 2021 के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा थे। ये हिंदुस्तान की बात है, जबकि पाकिस्तान में आलम यह है कि मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग खतरे का शिकार होती चली जा रही है। इसी तरह पाक सुजुकी मोटर्स ने रवा सहमाही में तकरीबन 13 अरब रुपए का खसारा रिकॉर्ड किया है, और इसकी वजह डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखा जाए तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 66% प्रोडक्शन में कमी हुई है। मुल्क की एक्सपोर्ट्स की बैकबोन टेक्सटाइल भी मंदी का शिकार है। मार्च के दौरान 23% कमी, जबकि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 13% कम एक्सपोर्ट्स की गई हैं। अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, प्रोडक्शन में कमी या मौतली की अहम तरीन वजह रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा और कम होते गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर हैं। इस वक्त पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब डॉलर, गैर मुल्की कर्ज 130 अरब डॉलर, अंदरूनी कर्ज 80 अरब डॉलर, तजारती खसारा 18 अरब डॉलर, हफ्तावार महंगाई 46.5%, महाना महंगाई 47% से ज्यादा रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ जनवरी के दौरान मुल्की कर्ज 4000 अरब रुपए इजाफे से 55,000 अरब रुपए तक पहुंच गया है। अब कर्ज की अदायगियों के लिए हुकूमत कर्ज लेती है, लेकिन मुल्क में जारी महंगाई को कम करने के लिए शरह सूद बढ़ाने के साथ साथ सालाना नए करेंसी नोट छापती भी है। अब ये नए नोट छापना मुईशत को ठीक करने की बजाय खराब करते हैं नाज़रीन, क्योंकि ऐसा करने से करेंसी की कदर में मजीद कमी हो जाती है। स्टेट बैंक के अदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में मुल्की करेंसी की कुल सर्कुलेशन 27.60 खरब रुपए है, कि जिसमें से तकरीबन 20 खरब रुपए बैंकों में और बाकी 7.5 खरब रुपए सर्कुलेशन में है। अगर गुज़िश्ता 5 साल के दौरान नए नोटों की पब्लिशिंग को ही देखा जाए तो अगस्त 2018 में मुल्क में गर्दिशी नोटों की मालियत तकरीबन 4.5 खरब रुपए थी। बैंकों में कैश डिपॉजिट्स 11 खरब रुपए थे और कुल रकम 15.5 खरब रुपए से जायद थी, जबकि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़कर 7.5 खरब रुपए और बैंक डिपॉजिट 17 खरब रुपए हो गए थे, जबकि कुल रकम का हुजम 25 खरब हो गया। यानी कि महज 3 साल 7 माह के दौरान तहरीक इंसाफ दौर में 10 खरब रुपए के नए नोट छापे गए। और अगर मौजूदा हुकूमत के 11 माह को देख लिया जाए तो 24 फरवरी 2023 तक पाकिस्तान में कुल करेंसी सर्कुलेशन 8 खरब रुपए थी, जबकि बैंक डिपॉजिट्स को मिलाकर ये रकम 28 खरब रुपए बनती है। यानी कि सिर्फ फकत 11 माह में मौजूदा दौरे हुकूमत में तकरीबन 3 खरब रुपए के नए नोट छापे गए हैं। पाकिस्तान में करेंसी सर्कुलेशन खित्ते के दीगर ममालिक से कहीं ज्यादा है। भारत में जेर गर्दिश करेंसी 32 खरब है, कि जो कि कुल डिपॉजिट्स का 17% बनती है। बांग्लादेश में तकरीबन 17% और पाकिस्तान में जेर गर्दिश करेंसी कुल डिपॉजिट्स का तकरीबन 35% है। ये दादो शुमार हमारी मुईशत और रुपए की कदर का अंदाजा लगाने के लिए काफी हैं। नए नोट छापने का एक मतलब ये भी है कि अवाम महंगाई के पेश नजर अपनी सेविंग्स यानी कि बचत की हुई रकम इस्तेमाल कर रहे हैं, और रियासत इस महंगाई के असर को कम करने के लिए नए नोट छाप रही है। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी वही गलतियां दोहरा रहा है, और इनमें नए नोट छापना एक
बहुत बड़ी गलती है। पाकिस्तान की तरह डिफॉल्ट होने से कबल काफी अरसे तक श्रीलंका बड़ी तादाद में करेंसी सर्कुलेशन में इजाफा करता रहा, शरह सूद को बढ़ाता रहा, मुख्तलिफ शोबों के बजट में बड़े बड़े कट्स लगाता रहा और बजट और तजारती खसारे को कम करने के लिए दरामदाद पर पाबंदी लगाता रहा। करंट अकाउंट खसारा वक्ती तौर पर कम तो हुआ, जैसा कि अब पाकिस्तान में भी हो रहा है, लेकिन इससे मुईशत बिल्कुल ठप हो गई, क्योंकि श्रीलंका ने महज एक दिहाई के दौरान 51 अरब डॉलर का कर्ज लिया तो इखराजात बढ़ गए और महसूलात इतनी कम हो गई कि श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका के कर्ज का 50% निजी सरमायाकारों और 50% बाकी मल्टीनेशनल और दीगर ममालिक से लिया गया था। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका पर भी IMF की जानिब से दबाव डाला गया कि पहले वो कर्जों की सूरत हाल को मुस्तहकम करे। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी इस वक्त डबल जेपटी का शिकार है, डबल जेपटी का सामना कर रहा है। 2019 में नाज़रीन, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट में यह बताया कि श्रीलंकन मुईशत को एक ऐसे बुरहान का सामना है कि जिसमें रियासती अखराजात में इजाफा हो रहा है और दूसरी जानिब आमदनी में तेजी से कमी आ रही है, कि जो आने वाले वक्त में श्रीलंका के लिए किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती है। और फिर ऐसा ही हुआ। श्रीलंका ने महंगाई और खसारे को कम करने के लिए सिर्फ एक साल में 1.25 खरब के नए नोट छापे, शरह सूद को बढ़ाया और श्रीलंकन रुपए की कदर को बरकरार रखा, कि जिसके नतीजे में डॉलर ज़खायर कम होते गए। श्रीलंकन रुपया डॉलर के मुकाबले में कमजोर होता गया और महज 2 सालों के अंदर अंदर श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया। यही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है, मगर श्रीलंका ने डिफॉल्ट के बाद अपने कर्ज की रीशेड्यूलिंग करना शुरू कर दी। पाकिस्तान को भी इस वक्त यही मसला दरपेश है और वो है कि कर्ज और सूद की अदायगी आइंदा 5 साल के दौरान पाकिस्तान को तकरीबन गिव और टेक 35 अरब डॉलर की सालाना फाइनेंसिंग की जरूरत है और इसका बज़ाहिर हल डेट प्रोफाइलिंग या डेट रीस्ट्रक्चरिंग ही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं भी करता, पाकिस्तान के लिए लाजिम होगा कि एक्सपोर्ट बढ़ाए, तरक्की की रफ्तार तेज करे और सबसे अहम बराह रास्त सरमायाकारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का माहौल साजगार बनाए। और इन तीनों के लिए थोड़े वक्त के लिए टैक्स से हासिल होने वाली आमदन को कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए सर्फ करना होगा, मुख्तस करना होगा, ताकि मुईशत फल फूल सके, कोई स्पेस मिले। ऐसा करने के लिए सूद की अदायगियों में थोड़ा सा रिलीफ हासिल करना है। कुछ अरसा कबल डिफॉल्ट करने वाले मुल्क श्रीलंका ने पूरी दुनिया और बिलखसूस चीन के साथ अपने कर्ज को रीशेड्यूल करने के लिए मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दे दी है। नाज़रीन, रॉयटर्स में छपने वाली खबर के मुताबिक श्रीलंका IMF से तकरीबन 3 अरब डॉलर के पैकेज के लिए मुज़ाकरात कर रहा था और IMF की तरफ से श्रीलंका पर शर्त आयद की गई कि वो बैरूनी कर्ज की रीशेड्यूलिंग करे, कि जिसके बाद रवा साल जनवरी में हिंदुस्तान और जापान ने श्रीलंका को यकीन दहानी करवा दी कि वो कर्ज को रीशेड्यूल कर देंगे। श्रीलंका के जिम्मे सिर्फ इन तीनों मुल्कों के वाजिबुल अदा कर्ज का हुजम तकरीबन 40 अरब डॉलर है, लेकिन अब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ चाइना की जानिब से भी श्रीलंका को यकीन दहानी करवा दी गई है कि आइंदा चंद माह में वाजिबुल अदा कर्ज कैसे अदा किया जाएगा, इसका मैकेनिज्म मुरतब कर लिया जाएगा। श्रीलंका को कर्ज रीस्ट्रक्चरिंग के लिए 1 साल का अरसा लगा। रीस्ट्रक्चरिंग, रीप्रोफाइलिंग, इस हवाले से नाज़रीन इसाक डार एक बार फिर अनफॉर्चुनेटली एडमंड दिखाई दे रहे हैं, जिद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा कि जो श्रीलंका आज कर रहा है। अब IMF के साथ मुआहिदा कब होता है, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता एज ऑफ राइट नाउ। उम्मीद ही है कि जल्द हो जाए इंशाल्लाह। बज़ाहिर IMF पाकिस्तानी रियासत पर एतमाद करने को तैयार नहीं है, इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने तमाम पेशगी शराइत, तमाम कंडीशंस के साथ साथ दोस्त ममालिक की फंडिंग भी अरेंज कर ली है। शायद IMF पाकिस्तान फैसला साजों को समझा रहा है कि दुनिया उसी की मदद करता है कि जो अपनी मदद आप करने को राजी हो, तैयार हो, कुछ करता दिखाई दे रहा हो। That's it for tonight. I'll see you all tomorrow. Good night. Allah Hafiz.